ओके। सी, तो पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम तक आने से पहले काफी वक्त लगेगा। आई होप कि इससे पहले काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए, पुट हेडिंग हियर, कंजर्वेटिव फोर्सेज, conservative forces as a negative gradient, as a negative gradient, negative gradient of as a negative gradient of potential energy, potential energy। देखो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में ग्रेडियंट का मतलब ढाल होता है। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे इंक्लाइन है, कहीं स्लोप, मान लो हिल है, तो हिल ऐसे है तो क्या बोलेंगे, इसका ग्रेडियंट है। ये ग्रेडियंट ढाल होता है। ठीक है, खैर मैथ्स में ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ओके, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, आपका स्लोप होता है। या फिर जैसे आप लिखते हो ना ये dy by dx, एक्चुअली होता क्या, ये ग्रेडियंट जो है। यस सर। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल, दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। आप लोग पढ़ते हो dy by dx, तो dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, स्लोप होता है। लेकिन इसका एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। हमें ये देखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो कैसे करेंगे, ये है आपका कंजर्वेटिव फोर्स एफसी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें ये देखना है कि ये रिलेशन होल्ड करता है। इसको आप लिख दो डी आर। ओके, डी बाई डी आर। आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आर इज द डिस्टेंस एंड इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे करते हैं यहाँ पर, मान लो लेट ए बिगनिंग में प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। लेट if f is along the x axis, if f is along the x axis, यदि f ये फोर्स आपका x axis के along है, तो हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचना है। एक बार हम इस निष्कर्ष तक पहुंच गए ना, तो फिर सारा खेल अपने आप हो जाएगा। मेन हमें पहुंचना है कि कैसे आएगा, द कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे होगा हमें देखना है। नाउ इफ f is along the x axis, तो क्या हम वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर ds लिख सकते हैं। टेल मी गाइस, यस और नो, लिख सकते हैं ना। यस इसमें सर। बॉडी है, इस पे फोर्स लगा x एक्सिस के लॉन्ग, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ x एक्सिस के लॉन्ग, तो लिख सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? टेल मी एवरीबॉडी, है कि नहीं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों डायरेक्शन सेम है? तो डॉट प्रोडक्ट को हटा दो, तो डब्ल्यू सी क्या बन जाएगा, f इंटू डी एक्स, करेक्ट, वेक्टर f। और इसको लिख दो आप, वेक्टर dx कर दो। ये आपने डॉट को हटा दिया तो ये f dx हो गया। सिंपली डॉट हमने ले लिया ना, डॉट प्रोडक्ट ले लिया। इस्तेमाल लो आपके पास वेक्टर a डॉट वेक्टर b है, एंगल 0 है, तो क्या लिखोगे, a भी लिखोगे। एम आई राइट एवरीबॉडी? यदि वेक्टर a डॉट वेक्टर b है तो कैसे लिखते हो ना, कि मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, एंगल 0 है तो 0 डिग्री, तो क्या लिखोगे आप, ए बी। मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, यदि इसको मैं यहाँ पे, चलो अभी डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ, ठीक है, छोड़ दो इसको। पहला रिलेशन आ गया मेरे पास। क्या हमने ये पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पढ़ा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या हम डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डीएक्स लिख सकते हैं? डब्ल्यू सी को रिप्लेस कर दिया। यस सर। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पर। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको लिखूंगा मैं डेल्टा डी यू लिखूंगा। अब तुम सोचोगे यहाँ पे कंफ्यूजन कि डेल्टा यू को डिफरेंशिएट करके सर आपने डी यू क्यों लिख दिया। तो बेटा डेल्टा यू का मतलब समझते हैं। देखो क्या डेल्टा यू बताया था ना कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि चेंज इन पीई, वी ऑलवेज टॉक अबाउट चेंज इन पीई, वी डोंट हैव एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यदि मैंने डेल्टा यू लिखा, इसका मतलब ये होता है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जनरली हम लोग इसको जीरो ले लेते हैं, तो ये डेल्टा यू क्या बन जाता है आपका, यू फाइनल बन जाएगा। एवरीबॉडी मेक श्योर कि आप यहाँ समझे। डेल्टा यू इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई है। जनरली हम लोग यू आई मतलब रेफरेंस लेवल को लेते हैं और वहां पर एनर्जी को जीरो मानते हैं, तो यू फाइनल क्या बन जाएगा, डेल्टा यू। एक्चुअली में देखा जाए तो लिखने का सिंबल भले ही डेल्टा यू हो, लग रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलो, दोनों सेम चीज है।
यदि हम देख लो यहाँ पर कि यू इनिशियल को 0 कर दे तो क्या मेरा यू फाइनल ही डेल्टा यू हो जा रहा है? टेल मी गाइस, एवरीबॉडी प्लीज टेल। यस सर। यस सर। डेल्टा यू, चलो पहले ये समझो कि डेल्टा एक्स और डीएक्स में क्या फर्क है। डेल्टा एक्स जो होता है एक बड़ा इंटरवल होता है, देखो ये x2 है और ये x1 है, तो ये लेंथ आपका डेल्टा एक्स कहलाया। जबकि dx जो होता है एक, मतलब आप कह सकते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट होता है। डिफरेंशियल एलिमेंट मतलब ये बहुत ही छोटा एलिमेंट होता है, मतलब dx जो होता है मच मच लेस देन डेल्टा एक्स होता है। आप इसका फिजिकल सीन में समझिए। डेल्टा एक्स क्या है? एक एवरेज चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल। जबकि dx क्या है? आप कह सकते हो कि टू चेंज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना चेंज हुआ ये dx बताता है, और डेल्टा एक्स पूरा का पूरा एक इंटरवल बताता है। तो आप ये मान के चलें कि dx जो होता है ना मच मच लेस देन डेल्टा एक्स होता है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ये बात सबको समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको सबको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो आप ये कंफ्यूज ना करें कि मैं डेल्टा यू को डिफरेंशिएट करूंगा। देखो डेल्टा यू क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है एक बहुत बड़े इंटरवल में, कह सकते हो ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल था, इस पूरे में चेंज इन डेल्टा यू। लेकिन अब मैं किसी इंस्टेंट बात करूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसको हम डी को लिखेंगे। तो क्या करो, डेल्टा यू को डिफरेंशिएट करो और डेल्टा यू को डिफरेंशिएट करके डी यू लिख दो। इधर क्या लिखोगे? एफ डी एक्स हो जाएगा। सिंपली क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपली इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है। तो क्या आप यहां से अब f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हो? बोलो लिख सकते हो क्या? यस हम लोग एक मंजिल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर जो मैंने केस लिया है, हियर व्हाट आई हैव टेकन इज अलोंग ओनली द एक्स एक्सिस, f एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, हमें इसको जनरलाइज करना है। तो एक देखो ये चीज जो है ना मैथमेटिकल, यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आएंगे, ठीक है। पहली बात इसको हम लोग इसी को लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स को लिखते हैं ग्रेडियंट, ऐसे लिखेंगे ग्रेड। ग्रेड मतलब ये डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स जो होता है ना डी बाई डी एक्स, यही कहलाता है ग्रेडियंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर ग्रेडियंट। अब यू लगा हुआ है तो ग्रेडिंग। अब यहाँ पर इस ग्रेड को रिप्लेस करेंगे एक पावरफुल बहुत यूजफुल मैथमेटिकल ऑपरेटर से, दैट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, डेल यू। तो इतना सारा चीज मैं यूज कर रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज ना करें। कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स है यहाँ पे। आप लोग हाइगर जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना, तो वहां पर आप लोगों को बहुत चीज पढ़ने की मिलेगी। वहां पर तो मान के चलो कि आपको खेलना पड़ेगा डेल से और ग्रेड से। सर ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है ना? वो आप यहाँ पढ़ते हो ना, एक्चुअली में वो डेल होता है जो आप पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। ये डेल बताऊंगा इसके बारे में। सर। कर्ल आता है, डाइवर्जेंस आता है, कई सारी चीजें, उसमें से एक डेल ऑपरेटर भी आता है, बताऊंगा मैं। तो क्या हम ये प्रूफ कर दिए ना कि जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव, ध्यान रखिए कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट का ये सिंबल होता है, याद रखो। ये तीनों चीज क्या है? ये तीनों चीज मतलब एक तरह से कह सकते हो आपस में सिनोनिम्स है, यूज होते हैं। डी बाई डी एक्स ग्रेडियंट, इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग डेल्टा से, ठीक है। यहाँ तक किसी कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। यहाँ तक किसी को डाउट हुआ? यहाँ तक ठीक है। बस मैंने क्या किया कि डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया ग्रेड से, क्योंकि मैथमेटिक्स में हाइगर इंजीनियरिंग में डी बाई डी एक्स का मतलब होता है ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। और उस ग्रेडियंट का एक सिंबल होता है डेल, डेल ऑपरेटर। अब ये डेल की वैल्यू आप नोट कर ले। डेल ऑपरेटर जो वैल्यू होता है ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। ये डेल ऑपरेटर का डेफिनेशन है। दिस इज द डेल ऑपरेटर। ये डेल बाई डेल एक्स बता चुका मैं आप लोगों को कि डेल बाई डेल होता है पार्शियल डेरिवेटिव। ये सब क्या होता है? डेल ये पूरा डिफाइन इस तरह से है कि डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ये डेल का डेफिनेशन है। अब डेल बाई डेल एक्स का मतलब क्या? ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है, बता चुका हूं ना। कि मान लो यहाँ पर x इंटू वाई लिखा है तो y को कांस्टेंट मानना है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या बन जाएगा? y बन जाएगा। बता चुका हूं कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई लिखा रहता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको, y फिर यहाँ पे dx बाई डी एक्स प्लस एक्स फिर dy बाई एक्स, ऐसे करोगे
लेकिन डेल बाय डेल एक्स लिखा हुआ है तो बाकी एक्स को छोड़कर जो भी होंगे उनको कांस्टेंट मानना है, उनको बाहर कर देना है और फिर आपको ये डेल एक्स बाय डेल एक्स कर देना है यहाँ पर, तो फिर क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेल जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव का एक जनरल फॉर्म है, मतलब इन ऑल द थ्री डायरेक्शन। जैसे डेल बाय डेल एक्स क्या है, सिर्फ एक्स के लिए है। डेल बाय डेल वाई क्या है, सिर्फ वाई के लिए है। डेल बाय डेल जेड सिर्फ जेड के लिए है। तीनों कंबाइन कर देंगे, ये कहलाता है डेल ऑपरेटर, जो कि तीनों के लिए है, एक्स वाई जेड, इसलिए आई कैप जे कैप और के कैप लगा हुआ। ठीक है, तो अब यदि मैं इस केस को जनरलाइज करना चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं कि फॉर थ्री डायमेंशन हम क्या करेंगे, अब इस डेल को मैं रिप्लेस करने वाला हूं इस सिंबल से। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा ये डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड, ये हो गया आपका के कैप, और यहां पर आ गया यू। देखो हमने इसको डिराइव किया एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेकर, लेकिन हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रेडियंट आया ना, तो ग्रेडियंट को मतलब डेल्टा, और डेल्टा को हमने क्या किया, इससे रिप्लेस कर दिया, ये हो गया। तो आप कंजर्वेटिव फोर्स को डेल बाय डेल एक्स यू आई कैप लिखें। ये सबको समझ में आ रहा है बात एवरीबॉडी? डेल बाय Yes, sir. हाँ सर। यू आई यस कैप सर, आ रहा है। फिर ये डेल यू बाय डेल वाई, ये जे कैप लिख दे, या डेल यू बाय डेल जेड और ऐसे के कैप लिखे। ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब जो मैथमेटिकल ऑपरेटर मैं यूज करने वाला हूं कि इस पूरे ऑपरेटर को आपस में क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा इससे। एफसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस डी बाई डी आर यू से रिप्लेस कर दूंगा। सो नाउ वी हैव प्रूव्ड अ जनरल फॉर्म। मैंने क्या किया, डी बाई डी आर, ये डेल होता है और इसी को डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड के कैप लिखते हैं। सो दीज आर सम सिंबल्स यूज्ड इन हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और स्पेशली कैलकुलस में यूज होता है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये ग्रेडियंट हो गया। यही तो कहलाता है ग्रेडियंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस ग्रेड यू या फिर माइनस डेल यू। दीज आर द सिंबल्स यूज्ड, उनके सिंबल्स हैं। आपको इससे मतलब है, ये मैथमेटिकल चीजें हैं जो कि मैं जानता हूँ, फिजिक्स में लोग जानते होंगे, मैं जानता हूँ कि ऐसे रिप्लेस यस सर, बताया था, ऐसे ही बताया था। हाँ, ऐसे करते हैं। तो ये आपका क्या प्रूव होता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखो क्या है, ये सब चीज थोड़ा वास्ट है, आप लोग थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ते हो। आप यदि फिजिसिस्ट बनोगे, सपोज करो किसी का ड्रीम है फिजिसिस्ट बनना, तो फिर आप जब पढ़ने बैठोगे ना, तो बता दूं कि आपको मैंने क्या यूज किया बताओ, तो इसे फिजिक्स कहाँ लगा है, टेल मी, यहाँ पर कहाँ लगा है मैथ्स physics? था। ये सारे के मैथ्स सारे है। बस यही है, एक वर्क का डिफरेंस, वर्क सिर्फ वर्क का डिफरेंस यूज किया ना, बाकी सब क्या है, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है, सारे के सारे क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर, पूरा मैथमेटिक्स ही है फिजिक्स, समझ जाओ। यहाँ तक किसी को डाउट समझ में आ गया? बस आप ये मोटिव क्या है नो डाउट सर। कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इतने सारे सिंबल यूज हुए हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? बताओ, बस आपके दिमाग में नहीं सर। नहीं सर। नो सर। डी बाई डी एक्स ग्रेडियंट है और ये डेल्टा है। ये डेल, इसको डेल्टा नहीं बोलोगे, डेल्टा ये बोलते हैं, इसका नाम सिर्फ डेल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक सब ठीक है। डी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, फिर मैंने क्या किया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया तो माइनस डी बाई डी एक्स, फिर मैंने क्या किया कि इस डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया ग्रेडियंट से, और फिर ग्रेडियंट का जो सिंबल होता है मैंने यहाँ पर डेल लिख दिया। तीनों सेम ही चीज है। ठीक, अब मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूँ, तो डेल का जो जनरल फॉर्म है ये है थ्री डायमेंशनल के लिए, डेल का जो मोस्ट जनरल फॉर्म है थ्री डायमेंशन के लिए आपका ये। फिर मैंने क्या किया कि अब इसको एक्सटेंड किया आगे की तरफ, तो डेल को रिप्लेस कर दिया मैंने डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप से। ये आपका बन गया, और वापस मैंने क्या किया, बस इसमें क्या किया, यू को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो डेल यू बाई डेल एक्स आई, डेल यू बाई डेल वाई जे, डेल यू बाई डेल जेड के कैप हो गया। यहाँ तक ठीक था। फिर मैंने क्या किया, ये मैंने इसलिए लिखा कि आप लोग इसको पढ़ते हो, आपके सर ने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके बताया होगा, राइट?
ये अंदर ये Yes, sir. मैट्रिक्स से बताया था सर, हाँ मैट्रिक्स से बताया था। हाँ, वो मैट्रिक्स से भी आता है, वो एक सिंगल मैट्रिक्स लिखते हैं, खैर उसमें टेंशन मत लो। अब देखो मैंने क्या किया कि डेल वाई डेल एक्स आई, डेल वाई जे, डेल वाई डेल के को रिप्लेस कर दिया मैंने। देखो ये डेल्टा जो होता है ना, इसको मैट्रिक्स में से लिखा जाता है, ठीक है। डेल बाई डेल एक्स, फिर डेल बाई डेल वाई, फिर डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और इसको ऐसे लिखा जाएगा फिर। अब मैं मैट्रिक्स लगा दूंगा ना तो तुम लोग का जाएगा कंफ्यूज, तो मैट्रिक्स पढ़े नहीं हो तुम लोग तो मैट्रिक्स लगाओ मत, छोड़ दो इसको। नहीं सर, एक ही उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करके लिख दिया था उन्होंने। कोई बात नहीं, सेम ही चीज है, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ गया ना। फिर मैंने क्या किया कि देखो ये डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल को इसके जनरल फॉर्म से लिख दिया, रिप्लेस कर दिया, डी बाई डी आर से रिप्लेस कर दिया। और डी बाई डी आर को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं और डी बाई डी आर को भी डेल बोलते हैं, दोनों क्या यहाँ पर सेम चीज है। मतलब समझ में आ रहा है बात ना। डेल यू बोलो Yes, sir. या ग्रेड यू बोलो, सेम चीज है, दोनों क्या है आपस में सेम चीज है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कंजर्वेटिव फोर्सेज आर द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या क्या निष्कर्ष लगाया जा सकता है। एनर्जी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, dr क्या है आपका, r क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो dr और du इसके आधार पे कंजर्वेटिव फोर्स क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि बताओ कि ये फोर्स जो है कब रिपल्सिव होगा, कब ये जीरो होगा, कब ये अट्रैक्टिव होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला चीज, मान लो कि पार्टिकल जो है इनिशियली इस पोजीशन पे है, मान लो पार्टिकल का पोजीशन ये है, आपने क्या किया कि पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा इसका डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया, मतलब जहां पर पार्टिकल है उसके पोजीशन को आप क्या करो, जीरो मान लो, ओरिजिन मान लेते हैं, इतना तो मैथ्स पढ़ते ही है ना। देखो मैंने ये कहा कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिस्टम है, ठीक है। पार्टिकल अभी ओरिजिन पे है, ठीक है। पार्टिकल को आपने क्या किया, पॉजिटिव साइड में कोई डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ा कि घटा। यदि पार्टिकल को थोड़ा सा, पार्टिकल अपने एक्चुअल पोजीशन पे है, अब आप इसको मूव करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी, तो du बाई डी आर पॉजिटिव की नेगेटिव, टेल मी। चलो डी बाई डी एक्स ही ले लो, आर को हम लोग एक से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम वन डायमेंशन ले रहे हैं। जो काम हम लोग वन डायमेंशन में करेंगे वो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन सब में सही रहेगा, ओके। मैंने ये बताया आप लोगों से कि आपके पार्टिकल अभी क्या है, मीन पोजीशन पे, मतलब ये इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही अभी, बस ये बताया मैंने कि पार्टिकल अपने एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन पे है, आपने इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया। तो डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, तो du बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, टेल मी। पॉजिटिव होगा। देखो समझो ऐसे कि एनर्जी बढ़ी, आपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया तो एनर्जी बढ़ा, मींस चेंज इन एनर्जी इंक्रीज्ड, एनर्जी बढ़ गया ना। तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंक्रीजेज, एक्स को बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, तो डी बाई डी से पॉजिटिव आएगा। अब du बाई डी एक्स पॉजिटिव, तो एफसी की वैल्यू नेगेटिव की पॉजिटिव, ये टेल करो, बताओ यहां से नेगेटिव हो जाएंगे, एफसी आ गया नेगेटिव। अब सोचो क्या हो रहा है कि पार्टिकल को तुमने डिस्प्लेसमेंट दी पॉजिटिव साइड में, लेकिन फोर्स लगने लगा, पार्टिकल को तुमने डिस्प्लेस किया एक्स के पॉजिटिव साइड में और फोर्स लगा नेगेटिव, मतलब उल्टा, डिस्प्लेसमेंट के उल्टा फोर्स लग गया। मतलब वो क्या रहा है कि तुम पार्टिकल को इसके पोजीशन से दूर भगाना चाहते हो, लेकिन उसी वक्त एक कंजर्वेटिव फोर्स पार्टिकल पे एक्ट करने लगता है जो कि पार्टिकल को वापस खींच के लाना चाहता है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या होगा, लिख लो यहाँ पर एफसी का नेचर होगा अट्रैक्टिव। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको दिया रहेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बताओ कि फोर्स क्या अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव मतलब कुछ है जो पार्टिकल को अट्रैक्ट करके उसके एक्चुअल पोजीशन पे लाना चाहता है। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। यस आ सर, रही है आ सर। रही है। तो ध्यान रहे
तो सिंपल सी बात है कि फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम के बारे में बाद में जाएंगे हम। मतलब उतना मेहनत नहीं करना, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है ना कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? क्या ये बात सबको Yes, समझ में sir. नहीं है? यस सर। चलो, आ गई सर। हाँ, डाउट है किसी को? कुछ डाउट है No, क्या? sir. चलो, अब देखो यहाँ पर यही केस है। एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो। तुमने पार्टिकल को फिर डिस्प्लेसमेंट किया, पार्टिकल पहले यहाँ पर था, डिस्प्लेस किया तुमने, मतलब डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया, एनर्जी घटी, डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया, एनर्जी घटी, तो du by dx पे क्या असर पड़ा? टेल मी। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। हाँ, ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों? आप सोचो ना कि इनपुट दे रहे हो लेकिन आउटपुट घट रहा है, इसका मतलब कि प्रोडक्टिविटी कम है आपकी। प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट रिस्पेक्ट टू इनपुट कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, आउटपुट कम मिल रहा है, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, मतलब रेट क्या है, निगेटिव है। तो du by dx निगेटिव, तो फोर्स का नेचर क्या, पॉजिटिव की निगेटिव? FC Positive. du by dx आप ऐसे मान के चलो, टाइम बीइंग आप इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो r क्या है, ये जनरल वेक्टर है, xi कैप, y कैप और ये z कैप। लेकिन मैंने बताया ना कि यदि आपका मोशन वन डायमेंशन में है तो आप r को x ले सकते हैं, यदि मोशन y के लॉन्ग है तो आप वर्क y ले सकते हैं। तो लेकिन जो चीजें x के लॉन्ग होगी, डिटो सेम चीजें मतलब जनरल होगी। अब मैं पूछ रहा हूं कि ठीक है, मैंने यहाँ पर y को du by dx रखा और अब डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी घटा, तो du by dx घटा। अब कंजर्वेटिव फोर्स पे क्या असर पड़ा, वो पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव हुआ? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पार्टिकल को ऐसे डिस्प्लेस किया तो उस पार्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग ही फोर्स Repulsive. डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग फोर्स लगने लगा, तो पार्टिकल क्या वापस इस पोजीशन पे लौटेगा? नहीं लौटेगा। इस फोर्स नहीं, के सर। चलते और आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? रिपल्सिव। आपने थोड़ा सा इसको मतलब आगे धक्का क्या दिया, वो पार्टिकल ड्यू टू सम रिपल्सिव फोर्स उस पोजीशन को हमेशा के लिए छोड़ दिया, आगे चल बढ़। यहां पर लिख सकते हैं आप FC इज रिपल्सिव। तो कब कहेंगे आप लोग कि फोर्स रिपल्सिव है और कब कहेंगे कि फोर्स अट्रैक्टिव है? बस आपके पास डेटा रहेगा XU, बस उसको देख के बताना है। X के बढ़ने से, डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो फोर्स क्या कहलाएगा? अट्रैक्टिव कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो फोर्स क्या कहलाएगा? रिपल्सिव कहलाएगा। यहां तक किसी को डाउट? एवरीबॉडी क्लियर? नो No, सर। sir, no doubt. अब देखो यहाँ पर, अब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, पार्टिकल यहां पर है, आपने उसके डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया, एक्स को बढ़ाया, लेकिन एक्स को बढ़ाया, एनर्जी जीरो हो गई। एक्स को बढ़ाया, पार्टिकल की एनर्जी जीरो है, तो उस केस में फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। देखो डेल्टा यू तो मिला ही नहीं, आपने डिस्प्लेसमेंट तो दिया du by dx, आपने इसको तो बढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट तो दिया, लेकिन एनर्जी जीरो है पार्टिकल की, तो क्या बन जाएगा? जीरो। मतलब फोर्स क्या है? जीरो है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो हुआ यू, यस सर। आपने क्या किया कि पार्टिकल को यहां था, पार्टिकल को उठा के यहाँ पर तुला दिया, तो पार्टिकल जस्ट कब तक यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, यहाँ क्या रहा था कि आपने पार्टिकल को थोड़ा सा हिंट क्या दिया, पार्टिकल आगे निकल पड़ा। यहाँ पर आप कोशिश तो कर रहे आगे निकालने का, लेकिन पार्टिकल का टेंडेंसी वापस लौट के जाना है। जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने डिस्प्लेस तो किया, जहां पे रखा वहीं पर आ गया पार्टिकल, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपने, यहाँ पर फोर्स क्या होगा? जीरो। तो क्या नेचर ऑफ फोर्स आपको समझ में आ गया? कंजर्वेटिव फोर्स। गॉट? यस सर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस यू ग्राफ दिया रहेगा। मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको टेंशन मत लो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस यू ग्राफ दिया रहेगा, आपको ग्राफ देख के बताना होता है कि फोर्स किस तरह का है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है या फिर जीरो है। और एक बात बता दूं, यही तीनों कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं रिमाइंड करता हूं, यदि किसी बॉडी पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है।
यदि किसी बॉडी पे रिपल्सिव फोर्स लगता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और जब किसी बॉडी पे फोर्स जीरो हो जाता है तो वो कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप नहीं पढ़ा तीनों चीज ना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir, यही पढ़ा है। हाँ ये पर ये कर लेते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया सबको? अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं आप लोगों को कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर पहले क्वेश्चन ये नहीं पढ़ाया था क्या सर ने आप लोगों को, ये वाला चीज ये डिस्कस नहीं किया? ऐसे ही नहीं थोड़ा सर, सा अलग सर ऐसे ही पढ़ाया था बस सर, but बताया था। हाँ सर बताया था, ऐसे ही ग्राफ से बताया था। हाँ ग्राफ से भी देखेंगे हम लोग, उसमें ग्राफ आएंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखा है, लिखो तो क्वेश्चन फटाफट। लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक पोटेंशियल एनर्जी कर दिया हुआ इस तरह से, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देन एफसी वेक्टर, कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर आपको निकालना है एच। ऑप्शन ए है ये 2x i कैप माइनस 2y j कैप। ऑप्शन बी है माइनस 2x i कैप प्लस ये हो गया आपका 2y j कैप। ऑप्शन सी है ये एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, और ऑप्शन डी है माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब बताना है कि यू पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है और हमको कंजर्वेटिव फोर्स सर बी होगा। हाँ तो पहले बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही, देखो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर द नेगेटिव ग्रेडियंट, मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये लिख लें डेल बाय डेल एक्स यू आई कैप प्लस डेल बाय डेल एक्स डेल वाई यू जे कैप, और ये डेल यू बाय डेल जेड ये के कैप लिख दें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको u को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में। बताओ x में करोगे तो क्या होगा, 2x होगा, तो ये आपका हो गया 2x i कैप। फिर u को डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा, x कांस्टेंट रह जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस 2y j कैप, और फिर u को डिफरेंशिएट करो z के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका आंसर चला आया, ये माइनस 2x i कैप हो जाएगा और प्लस 2y j कैप। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी प्लीज टेल। यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन नंबर 2, इसका उल्टा करो। कह रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर xi कैप माइनस 2y j कैप दे रखा है। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आपको निकालना है, कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है और आपको P निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन निकालना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो U बराबर क्या होता है बताओ जल्दी से। U इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा E इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, WC, ये लिखते हैं ना WC, राइट? चेंज इन पोटेंशियल इक्वल नेगेटिव बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। और WC को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर F डॉट वेक्टर dx, वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, करेक्ट? ये लिखते हैं ना वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। तो माइनस, अब वेक्टर F क्या है यहाँ पर, xi कैप माइनस 2y j कैप। आप क्या करो, इसका जनरल फॉर्म यूज कर लो, ऐसे लिख लो dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। चलो ये माइनस, देखो i इंटू आई 1 बनेगा तो ये x dx होगा, फिर j डॉट j1 हो जाएगा तो ये माइनस 2y dy। अब k का कंपोनेंट कोई काम आएगा क्या यहाँ पर, देखो तो k वाला कंपोनेंट कोई काम आएगा, नहीं आएगा, तो इसको छोड़ दो आप। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो x dx क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस 2y स्क्वायर बाई 2 चला आएगा, करेक्ट? देखो ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट डिफरेंस है, टेल मी, ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट, ये इनडेफिनिट है, तो एक यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म भी आएगा। तब कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का डेल्टा यू जो आया वो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे। वो आप सोच रहे हो सर आपने यू पूछा था, यहाँ पर आपने डेल्टा यू निकाला, बता चुका हूँ ना कि डेल्टा यू और यू दोनों सेम चीज है, ठीक है, डोंट वरी। डेल्टा यू को क्या लिखोगे आप, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आप यू इनिशियल को 0 कर दिए तो यू फाइनल हो गया। तो यू पूछा है मतलब आपको यही निकालना है, डेल्टा यू ही निकालना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उसको आप लोग करें, इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी प्लीज टेल। नो Sir. डाउट सर। नहीं सर। हाँ बताओ। Sir, what is wrong with last method, sir? Previous one. There was nothing wrong, but you know dot product was missing there actually, because you know I wrote like this na, vector f equal to minus du by dr. So du equal to, I write like this, you know. Now it happens, it's a general case, but here I need dot product. Dot product होगा ना तभी जाके multiply हो जाएगा, इसलिए मैंने ये केस यूज कर लिया, because at that point dot product was missing. Let me tell you, whenever you multiply na, whenever you multiply this side, always write dot product here, okay? Then you will get Okay, sir. this result. Okay. Now write this question and try yourself. I want to know this answer from your end. Now देखो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, लिखो तो जरा। The potential energy of particle, लिखो तो इसको करके दिखाओ तुम लोग। The potential energy, अरे सबको समझ में आ रहा है? तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो? आ रहा है सर। नहीं सर आ रहा है। क्योंकि प्रतिष्ठा, महक, फॉली, Yes, sir, आ रहा है। ईशा पाटिल। हाँ सर आ रहा है। The potential energy of a particle of mass 5 kg moving in xy plane is given as u equal to, यहां पर ये 7x plus 24y जूल ऐसे करके दे रखा है, GOULE जूल, ठीक है। x और y मीटर में है, यहाँ पे कह रहा है कि x and y being in मीटर, x and y in मीटर लेना है आपको, ठीक है। Initially at t equal to 0, the particle is at the origin. The particle is at the origin. The particle is at the origin. Okay, 0, 0. Moving with a velocity of 8.6 I cap plus 23.2 J cap meter per second. Now the question is then, option A, the velocity of particle at t equal to 4 seconds each. The velocity, आप इसको सॉल्व करें, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग करें और मेरे को इसका आंसर बताएं। The velocity of particle at t equal to 4 second each, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, स्लाइड खत्म होने वाला है, टाइम 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t is equal to 4 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट, okay, the acceleration of the particle is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी दोनों ऑप्शन यही है, इसको ही घुमा के यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में लिखा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t equal to 4 सेकेंड इज 1 मीटर पर सेकेंड, और चौथा में लिखा है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बाकी दोनों ऑप्शन यही है, टाइम खत्म हो रहा है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो बाकी दोनों ऑप्शन यही है, बोथ ऑप्शंस आर सेम हियर। चलो मैं कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं एक बार। पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या दे रखा है आपके पर, U इक्वल टू 7x प्लस 24y, ये है ना, 7x प्लस 24y जूल, करेक्ट, ठीक है। तो हमें, और बॉडी का मास क्या दे रखा है, बॉडी का मास जो है वो है 5 kg, तो U है आपका ये और बॉडी का मास है 5 kg, तो ये क्या होगा, फोर्स अपॉन मास होगा ना, तो पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। यदि Yes, हमको ये चाहिए तो ये क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। सो लेट्स फाइंड द फोर्स फर्स्ट, ओके। अच्छा, तो U इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, फोर्स कैसे लिखे बताओ जल्दी तो फटाफट।
minus del u by dx. वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर लिखोगे, माइनस आप ये लिखोगे ना डेल बाई डेल एक्स यू आई कैप, फिर डेल यू बाई डेल वाई ये हो गया जे कैप, एंड डेल यू बाई डेल जेड ये आपका हो गया के कैप. करेक्ट? यू राइट दिस वन नाउ. Yes, sir. By del x differentiate with respect to x, you'll get here 7i cap. फिर क्या करो, इसी को y में करो, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 24 j कैप, और यहाँ पर z का कंपोनेंट है ही नहीं तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये आपका फोर्स वेक्टर चलाया, वेक्टर फॉर्म में चलाया. यहाँ तक क्लियर सबको? टेल मी गाइस एवरीबॉडी. Yes sir. Clear है सर. ये क्या होता Yes. है, फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स निकाल लिया आपने, अब मास निकाले आपने, तो मास को आप क्या लिखेंगे, आप सॉरी, एक्सलेरेशन विल बी इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन एम, मींस वेक्टर ए इक्वल टू, सो माइनस ऑफ 7i cap plus 24j cap upon mass. How much mass given? Can you tell me? 5, right? 5. आप कह सकते हो कि ये आपका एक्सलेरेशन वेक्टर निकल कर चला आया, -7/5 i cap Yes, sir. -24/5 j कैप. हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं एक का. तो देखो तो ये कितना आ रहा है, क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है? चेक इट. क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड? No, sir. Constant है. नहीं सर. आराम से इसका मैग्नीट्यूड निकालो यहाँ पर. तो 7/5 ये हुआ ना, 7/5 स्क्वायर प्लस 24/5 स्क्वायर. So how much you will get here? Can you tell me everybody? I think 625 right here, 625 upon 25, you will get here 25, so 5 meter per second. तो एक पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक क्या चला है आपके पास, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. तो ये आपने निकाल लिया एक्सेलरेशन. अब पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेलोसिटी के बारे में. हियर यू फाउंड एक्सेलरेशन, नाउ यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी. तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर at अप्लाई किया जा सकता है? टेल मी गाइस. क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है आपके Yes, पास sir. वेलोसिटी दे रखा है, तो अप्लाई कर दें. तो u कितना है यहाँ पर, 8.6 i कैप प्लस 23.2 j कैप, राइट, प्लस a वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अभी. तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो -7/5 i कैप -7/5 i कैप -24/5 j कैप -24/5 j कैप इनटू टाइम. टाइम कितना है बताओ? 4 सेकंड. 4 सेकंड पूछा हुआ है ना, 4 सेकंड. या फिर पुट कर दो यहाँ पर. अब थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करना पड़ेगा. देख सकते हो आप 8.6 7 4 या कितना होगा 28, तो -28 अपॉन 5 i कैप प्लस 23.2 माइनस 24 4 जा 96 अपॉन 5, ये आ गया आपका j कैप. ये कितना आ रहा है जी, 8 5 जब 40, ये 43 आ रहा है क्या, देखो 6 5 जा 30, 3 बचा, 8 5 जब 40 43, ये 43 माइनस 28 बाई 5 i कैप प्लस यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 1 बच गया. क्या ये 116 आ रहा है क्या, 116 माइनस 96/5 ये हो गया आपका j कैप. कितना बचा यहाँ पर, ये 15/5 सर एंड में 3i का प्लस Sir, 3 और 4. और आ जाएगा, रुको एक मिनट. और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 96 है ना, राइट. 20/5 j कैप. स्पीड आ गया आपका, वेलोसिटी आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आ गया आपका वेक्टर v. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5. 5. यहाँ से स्पीड भी निकल गया और वेलोसिटी भी निकल गया, एक्सेलरेशन भी निकल गया. तो ये तो था जस्ट इंट्रोडक्शन, बेस्ट मतलब definition of conservative force as a gradient of negative gradient of potential energy. आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखते हैं. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व.
अब ये क्या होता है ये देखते हैं। सी देखो ये कर्व क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन, द ग्राफ बिटवीन potential energy, the graph between potential energy and its displacement from mean position. अब ये मीन पोजीशन क्या होता है पहले समझ लो। देखो जहां पर पार्टिकल इनिशियली होता है वही इसका मीन पोजीशन है। ये इसका मीन पोजीशन है। आप पार्टिकल क्या करोगे, इधर डिस्प्लेस करो, इधर डिस्प्लेस करो। तो हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यही जो ग्राफ कहलाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल है, कर्व कैसे भी आ सकता है। एक जनरल कर्व लेते हैं यहाँ पर। सपोज करो मैंने क्या किया, ये ग्राफ ले लिया ऐसे, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मान लो आर वेक्टर, ये आर पोजीशन वेक्टर है और ये एनर्जी है। तो ग्राफ को मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ले गया, फिर यहाँ पे ये लाया, फिर ऐसे कर दिया। ये ग्राफ कर सकते हो, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया आपका, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखता हूँ। मान लो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया यहाँ पर, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका यहाँ पर पॉइंट मैंने सी ले लिया। एवरीबॉडी आर यू हियर? सब लोग हो यहाँ पे कि चले? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। चलो ठीक है। ये देखो ये जो है ये कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपका कर्व है। एनर्जी P वर्सेस R ग्राफ, P वर्सेस आप ये कहीं का UV वर्सेस X ग्राफ होगा। जनरली हम लोग क्या करेंगे, जनरल केस ले लिया, R ग्राफ ले लिया, ठीक। अब मैं पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी को एनालाइज करता हूं और यही बताऊंगा कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि वेक्टर F इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया मैंने, समझ में आ गया। अब देखो ए का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को देख के समझते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम कैसे होगा। सो नाउ पुट हेडिंग हियर, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। Types of equilibrium. See what is going to happen. Now, at point A क्या क्या हो रहा है ऑब्जर्व करते हैं। At point A, what the phenomena are happening? Let's observe it. See, देखो ये पॉइंट A है ना, इस पॉइंट A से तुमने क्या किया कि पार्टिकल को, अच्छा देखो ये वेक्टर F इक्वल टू क्या है, du by dr। इसका मतलब क्या है कि du by dr कर्व पे जो स्लोप होगा, लिख लो यहाँ पर, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस r कर्व। इसका मतलब ये है ना कि यदि आप ग्राफ बनाओगे u वर्सेस r का, तो du by dr मतलब जो स्लोप आएगा, तो स्लोप का नेगेटिव वैल्यू आपको फोर्स देगा। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस? टेल मी। Yes. Yes, sir. नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव ऑफ द स्लोप। तो du by dr कर्व पे जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव वैल्यू ही कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि सपोज करो पार्टिकल पोजीशन ए पर है, अब ये डिसाइड करना है कि पोजीशन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। तो एक काम करते हैं, इस पार्टिकल को तुम क्या करो, थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस करो। मतलब ऐसे एक डायग्राम बना दो। पार्टिकल को, ये पार्टिकल पोजीशन ए पर है, मैंने क्या किया, इसको राइट में डिस्प्लेस किया ऐसे। तो डिस्प्लेस करेंगे क्या हुई यहाँ पर, जब मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करूंगा तो पार्टिकल इधर आएगा। तो इधर आया तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, चलेगी स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव ना, ऐसे बनेगा तो स्लोप क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। तो स्लोप पॉजिटिव मतलब du by dr पॉजिटिव। अब du by dr पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव की पॉजिटिव। यदि पार्टिकल नेगेटिव मतलब पार्टिकल को आपने ऐसे डिस्प्लेस किया, लेकिन फोर्स पार्टिकल पे निगेटिव लगा। फोर्स पार्टिकल पे क्या लगा आपका, निगेटिव लगा। पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया राइट में, तो du by dr पॉजिटिव आ गया, तो फोर्स निगेटिव हो गया। सो फोर्स इज निगेटिव। एक काम और कर लेते हैं,
इस पार्टिकल को थोड़ा सा क्या करो, आप लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दो, मतलब निगेटिव साइड में, मीन पोजीशन के निगेटिव साइड में डिस्प्लेस कर दो। ठीक है, तो जैसे ही इस पार्टिकल को आपने मीन पोजीशन के निगेटिव में डिस्प्लेस किया, अब स्लोप पॉजिटिव के निगेटिव, टेल मी, अब स्लोप पॉजिटिव के नेगेटिव। अब की बार स्लोप हो गया निगेटिव, तो स्लोप निगेटिव, तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव के निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये देवांश सोलो बेटा, देवांश नहीं सर, जाएगा वो। कल रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है देवांश, यस सर। सोलो थोड़ा सोलो। नहीं सर, सो लूंगा। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने पार्टिकल को यहाँ से निगेटिव साइड में ले गए, निगेटिव साइड में ले गए मतलब मीन पोजीशन के निगेटिव साइड, तो स्लोप हुआ निगेटिव, मतलब डी बाई डी आर निगेटिव, तो फोर्स क्या हुआ पॉजिटिव। इसका मतलब कि फोर्स लगा पार्टिकल में पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में निगेटिव, फोर्स लगा पॉजिटिव। तो देखो आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का डायरेक्शन क्या अपोजिट है हमेशा, बस ये देखो क्या डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, है ना। Yes, sir. आप पार्टिकल Yes, sir. को डिस्प्लेस कर रहे हो तो फोर्स क्या लग रहा है, उसके ठीक अपोजिट। पार्टिकल को आपने लेफ्ट ले गया तो फोर्स ठीक अपोजिट। ऐसे पोजीशन, मतलब हो क्या रहा है कि इस पार्टिकल पे एक अट्रैक्टिव फोर्स, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो रिस्टोरिंग टाइप का है, जो कि पार्टिकल को हमेशा पोजीशन ए पे लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही पोजीशन को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पार्टिकल इज ट्राइंग टू रिगेन इट्स मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल ए पर था, ए पर आपने डिस्प्लेस कर दिया उसको, या तो लेफ्ट को राइट करो, तो डिस्प्लेसमेंट के बावजूद भी पार्टिकल क्या कर रहा है कि अपने मीन पोजीशन को गेन करने की कोशिश कर रहा है। सो पार्टिकल इज trying to regain, particle is trying to regain its mean position, एक चीज तो ये हो रहा है। दूसरा, फोर्स का नेचर क्या कहलाएगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। फोर्स अट्रैक्टिव टाइप, फोर्स क्या आपका अट्रैक्टिव। और एक बात और, पॉइंट ए पर यदि मैं कोई लाइन बनाऊं तो लाइन क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी, स्लोप जीरो। मतलब पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, पॉइंट ए पर स्लोप क्या हो रहा है, डी बाई डी आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पॉइंट ए पर स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है क्या, टेल मी गाइस एवरीबॉडी। देखो पॉइंट ए पर यस सर। है, पॉइंट बी पर भी स्लोप जीरो है और पॉइंट सी पर भी स्लोप जीरो है, तो डी यू बाई डी आर हर हार में क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम देखो यहां पर, अच्छा एक बात देखो, ऐसे पहले मैं बता दूं कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक ऐसा पोजीशन जहां पर आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करो तो पार्टिकल वापस अपने पोजीशन पे आना चाहता है, तो वैसे पोजीशन को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात सबको। अब इसलिए कई सारी चीजें होंगी, यहाँ पर डी यू बाई डी आर क्या होगा आपका, जीरो होगा, और पार्टिकल जो होगा हमेशा अपने मीन पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा। लेकिन एक साथ एक चीज और होगी यहाँ पर, तुम देखो ग्राफ जो होगा ना, जब भी आपके पास बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम तो ग्राफ हमेशा बेटा ऐसे ही बनेगा, मतलब ओपनिंग अपवर्ड। ये ग्राफ कैसा, ओपनिंग अप की ओपनिंग डाउन है, ओपनिंग अप, इसे बोलते हैं कनकेव अप बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म कनकेव अप। और कनकेव अप पर डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, तो d2u बाई dr2 ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां तक सबको समझ में आ रही है बात। यस सर। पहला पॉइंट ये हो गया कि पार्टिकल इज ट्राइंग टू रिगेन इट्स मीन पोजीशन, उस पे डी यू बाई डी आर, डी बाई मतलब नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम देखो आप ये मान के चलो ना, एक जनरल नोशन है कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या, पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पार्टिकल पे लगने वाला कोई भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि माइनस डी यू बाई डी आर हर जगह जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि डी यू बाई डी आर चाहे किसी भी टाइप के इक्विलिब्रियम वहां पर तो जीरो तो होगा ही होगा, यहां भी हो रहा है। तो ये पोजीशन कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस पोजीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो पॉइंट ए जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्यों है,
डिफरेंशियल यही है कि वहां पर पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल अपने पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा और वहां पर d2i/dr2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। du by dr तो तीनों केस में चाहे स्टेबल हो अनस्टेबल हो तो जीरो होगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एट पॉइंट बी क्या क्या हो रहा है। अच्छा, और क्योंकि मैं कभी कभी क्या करूंगा, आप लोग क्वेश्चन दूंगा ना, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देख के यदि तुमको बताना हो कि पोजीशन स्टेबल है या क्या है, तो सिंपल सी बात देखो, डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? चलो अपोजिट है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हर जगह आप ये नहीं देख पाओगे, इसको विजुलाइज नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है बात? d/dr तो हर जगह जीरो होगा, लेकिन हमें देख के बताना है कि स्टेबल है कि नहीं है। अब वो क्वेश्चन में कर लेंगे, पहले हम पॉइंट बी का एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं। पॉइंट बी पे आते हैं। मान लो मैंने क्या किया कि पॉइंट बी से पार्टिकल को ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, मतलब राइट में ले गया। पॉइंट बी से, पॉइंट बी ऐसा है ना, देखो ऐसा है पॉइंट बी, तो पार्टिकल मान लो बी पे खड़ा है, तुमने क्या किया कि पार्टिकल को बी से डिस्प्लेस किया राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्स से, तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, चलो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तब पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया पॉजिटिव, फोर्स भी लगा पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया कि पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया नेगेटिव साइड में, तो देखो पार्टिकल को लाया मैंने इधर डिस्प्लेस किया। अब बताओ स्लोप नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हो गया, एक्यूट एंगल बन रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव हुआ। तो यहां पर अब देख सकते हो तुम लोग कि du/dr पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, क्या लगेगा आपका, नेगेटिव साइड में लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स जो है रिस्टोरिंग टाइप का नहीं है, हमने पार्टिकल को धक्का क्या दिया, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगने लगा और पार्टिकल को हमेशा दूर ले जाएगा, पार्टिकल वापस अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ऐसे पोजीशन को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ भी du/dr तो जीरो हो रहा है ही है ना, कि देखो कई सारा बात है, इक्विलिब्रियम है तो du/dr जीरो होगा। टेंजेंट देख लो, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ भी du/dr जीरो, यहाँ भी du/dr क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर क्या क्या घटना घट रही है, सबसे पहली बात कि चलो du/dr क्या हो गया, जीरो हो गया। दूसरा when displaced, ऐसे लिखो when displaced from its mean position, when displaced from its mean position, particle will not return, particle will never return to its mean position, to its mean position। इस पे फोर्स लगने वाला कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? रिपल्सिव, और यहां पर एक और चीज, ग्राफ कैसा है, ओपनिंग डाउन की ओपनिंग अप, टेल मी ओपनिंग डाउन की ओपनिंग अप, Down. एवरीबॉडी प्लीज टेल। डाउन, Opening down. डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा आपका, नेगेटिव लिया जाएगा। लेस नेगेटिव, देन जीरो, यहाँ पर ये d2u/dr2 क्या होगा, ये नेगेटिव का। ये कहलाता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो पॉइंट सर इन एक्सपीरियंस का कोई रियल लाइफ एग्जांपल है? क्या, रियल लाइफ एग्जांपल सर? देखो लोग देते हैं एग्जांपल, वो कटोरा वाला एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर एक मान लो एक बाउल है, ठीक है, ये एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल रख दिया आपने, ठीक है। चलो बाद में इसको कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पर एट पॉइंट सी देखो, एट पॉइंट सी बहुत इजी है, इसको आप विजुअलाइज कर सकते। देखो पार्टिकल कहाँ पे, सी पर है, यही है, देखो ग्राफ देखो एक बार, देखो पार्टिकल कहाँ पे, सी पे है। अब तुम पार्टिकल को आगे धक्का दे दो तो फोर्स क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा ना, फोर्स को तो असर पड़ा, क्योंकि देखो यस सर, आगे तुम धक्का दोगे तो लाइन क्या रहेगी, एक एक्सिस के पैरेलल ही तो रहेगी। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग इट और नॉट, प्लीज से यदि आप धक्का देंगे तो लाइन Yes, sir. एक एक्सिस के पैरेलल ही रहेगी।
तो लाइन एक्सिस के पैरेलल है, मतलब डी यू बाई डी आर क्या है, ये हमेशा जीरो है। तो पार्टिकल को आप धक्का दे दो तो होगा क्या, उस पर नेट फोर्स जीरो ही रहेगा। पार्टिकल का आप इधर धक्का दे दो तब भी फोर्स जीरो, अब पार्टिकल का इधर धक्का दे दो तब भी फोर्स जीरो। मतलब यहां भी क्या है, डी यू बाई डी आर जीरो। अब यहाँ पे होगा क्या कि या तो पार्टिकल अपने वर्च्यू से आगे मूव करेगा, या पार्टिकल जहां आपने डिस्प्लेस किया वहीं पर रह जाएगा। दैट इज द इशू हियर। एक नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, पार्टिकल पे जीरो है, तो मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वहीं पे खड़ा भी रह सकता है। द रीजन इज दैट कि थ्रू आउट इट्स जर्नी इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इधर हम क्या देख रहे थे कि जैसे ही डिस्प्लेस करते हैं फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। स्टेबल वाले में फोर्स अट्रैक्टिव होता है, अनस्टेबल वाले में फोर्स रिपल्सिव होता है। इस पार्ट में क्या हुआ कि इस पे फोर्स थ्रू आउट, पार्टिकल चाहे यहाँ हो हमेशा जीरो होगा। ऐसे केस को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस पे यहाँ पर क्या होगा, तो डी यू बाई डी आर भी जीरो होगा, और यहाँ पर ये भी जीरो होता है, डी टू आई बाई डी एक डी आर टू, ये भी क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हियर, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया। तो स्टेबल कब होगा, यस सर। स्टेबल न्यूट्रल में वर्क जीरो नहीं होगा ना, क्या, न्यूट्रल में वर्क जीरो नहीं होगा ना। न्यूट्रल नेट फोर्स जीरो है तो वर्क जीरो ही होगा, ये कोई वर्क नहीं करेगा यहाँ पर। वर्क क्या होता है, एनर्जी तो होता है। तो डी आप देख सकते हो यहाँ पर कि नेट फोर्स जीरो है ना, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, इस पे जीरो ही होगा। यस सर। चलो ये समझ गए सब लोग। अब मैं एक क्वेश्चन समझ गए सब लोग, इस डाउट है इसमें, जल्दी बताओ। नो No, डाउट sir. नो सर। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को, ये क्वेश्चन है, सपोज कर मैंने क्वेश्चन दिया राइट हियर कि फोर्स वर्टर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, ये है आपका आर और ये है यहाँ पर एफ, करेक्ट। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया मैंने, और यहां भी ये लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। यहां पर ये पोजीशन है R1, चलो इस पोजीशन को कहा गया X1, इसको कहा गया X2, और यहां पर ये X3 है, इसको आप X ले लो। बताना है कि X1, X2, X3 इसमें से कौन किस टाइप के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया, बताओ देखते तो। X1 किस टाइप का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, टेल मी। नहीं बता पाएगा कोई। सर X1 अनस्टेबल है, कैसा है, अनस्टेबल। अनस्टेबल ऐसे क्यों अनस्टेबल है, स्लोप सर क्योंकि आगे हम जब इसकी मतलब एक्स जब बढ़ा रहे हैं तब फोर्स भी आगे ही लग रही है सर। हाँ देखो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या, एवरीबॉडी। हनी, Yes, sir. महक, प्रतिष्ठा, रवि, प्रवीण, सक्षम। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. X1 आपने बढ़ाया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट को आपने बढ़ाया तो फोर्स भी क्या, डिस्प्लेसमेंट का मीन, मान लो ये आपका मीन पोजीशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपने डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया तो फोर्स भी क्या रहा, पॉजिटिव रहा। फोर्स भी क्या रहा आपका, पॉजिटिव। और जब आपने डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव किया तो फोर्स भी क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। मतलब फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में ही है। पार्टिकल यहाँ पे है, आपने डिस्प्लेस ऐसे किया, फोर्स इधर लगा, आपने डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया, फोर्स भी क्या होगा आपका, निगेटिव हो गया। तो ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो x1 क्या है, एट x इक्वल टू x1 हम क्या लिखेंगे, अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। अब बताओ एट x इक्वल टू x2 क्या हो रहा है, सर स्टेबल। Table. Stable, sir. देखो डिस्प्लेसमेंट आपने ऐसे दिया तो फोर्स कहाँ गया, निगेटिव हो गया। नीचे की तरफ ही लगेगा फोर्स। हाँ डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो फोर्स निगेटिव, ऐसे नीचे नहीं, निगेटिव पॉजिटिव हो। फोर्स आपने Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बट फोर्स निगेटिव। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आपने किया निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट आपने किया निगेटिव तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है यहाँ, मतलब फोर्स क्या, रिस्टोरिंग टाइप का है, सॉरी फोर्स क्या है यहाँ पर, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव टाइप। हाँ तो ये क्या है यहाँ पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा कि एट x इक्वल टू x3 बताओ किस टाइप के इक्विलिब्रियम है।
आप देख सकते न्यूट्रल हैं इक्विलिब्रियम। सर न्यूट्रल हो न्यूट्रल न्यूट्रल ये थ्रू आउट द जर्नी इसका नेट फोर्स 0 ही रहने वाला है, तो ये आपका रहेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? हाँ Yes, सर sir. यस सर Neutral equilibrium. Okay, now right here, write down this question. एक ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड, बताना है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक तो बताना है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, और ये पता चल गया तो उसके बाद बताना है कि is the equilibrium stable, is the equilibrium stable? सर b/2 है, स्टेबल है। देखो एक Yes, बार sir. तुम लोग मैथ्स के क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो तो इसे फीस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन देंगे उसमें लगा देना फिजिक्स। ये तो क्वाड्रेटिक है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब यहाँ पर ए और बी के बारे में दिया है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कि नहीं, कहाँ लिखा है पॉजिटिव, बताओ, ऐसा लिखा है पॉजिटिव? नहीं, अच्छा नहीं लिखा तो सर। एक्चुअली जब तक ए बी मेंशन ना करे तब तक आप नहीं कह पाओगे, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर सर डिफरेंशिएट करेंगे ना इसको। सर मैंने भी डेरिवेटिव लेके किया। तब भी कोई फायदा नहीं। यस सर, डिफरेंशिएट को माइनस करके 0, उसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलेगा, फिर सर उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। देखो तुम कुछ भी कर लो, इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल, इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है बताओ? हाँ सर, क्योंकि अगर ए नेगेटिव दे सर देगा तो डबल उल्टा हो डिफरेंशिएट कर जाएगा। देंगे ना। डबल डिफरेंशिएटिव, क्योंकि देखो मेन क्रक्स क्या है यहाँ पे, आप ध्यान रखें कि देखो du बाई dx जो है ना, एवरीबॉडी नोट हियर, ये फैक्टर तो तीनों जगह 0 होगा, du बाई dr, यस सर होगा। d2y बाई d2u बाई dr टू पॉजिटिव तो स्टेबल, निगेटिव तो अनस्टेबल, और 0 तो न्यूट्रल। ये डिटरमाइनिंग फैक्टर है। अभी आपने क्या किया कि दिमाग लगाया, इसको ऐसे कर दिया तो 2x मिला, और आपने फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 2a बन गया। आप तो पता ही नहीं आपके पास a पॉजिटिव की निगेटिव, तो आप यहाँ पे लिख ले, क्वेश्चन में चेंज करो थोड़ा सा कि a पॉजिटिव। अब बताएं, तो मान लो इस क्वेश्चन में मैंने a पॉजिटिव कर सर फिर तो स्टेबल हो गया। तो फिर वो करने की आपको यस सर। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ठीक है। सर फिर तो डेरिवेटिव भी नहीं लेना। क्या Yes, डेरिवेटिव, क्यों चाहिए डेरिवेटिव? ये ग्राफ हाँ सर, नहीं लेना ना सर, डायरेक्ट हो जाएगा। ग्राफ ओपनिंग अप की ओपनिंग डाउन, टेल मी। सर ओपनिंग अप। ओपनिंग अप, तो ऐसा ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमा क्या देगा। कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, तो माइनस b/2 है। अब यस सर, b यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस b/2 है। x इक्वल टू b/2 इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये किस तरह का, स्टेबल टाइप का है, किस तरह का, ये स्टेबल टाइप का है। तो आपको यदि मेहनत कर रहा है तब यहाँ पे करें। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने, अब करके बताइए इसको, लिखो जल्दी से फटाफट। रेडी सब लोग लिखने के लिए? यस रेडी सर? मतलब सबको नींद आ रही क्या? हाँ नहीं सर। नहीं सर। नो सर नो सर अरे तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं फिजिक्स? सर बढ़िया सर, पढ़ा रहे हो बढ़िया। सर, इतना तो वहां पे भी नहीं पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया था तब तो ठीक है, चलो। वहाँ पे तो 10 मिनट में एक लेक्चर खत्म। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि U इक्वल टू, मैं तो प्रोफेशनल लग रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल फिजिक्स के टीचर प्रोफेशनल टाइप का लग रहा हूँ मैं। यस सर बिल्कुल। यस सर। चलो तब तो अच्छा है। U इक्वल टू, अरे तुम लोग झूठ मूठ तारीफ नहीं करते हो मेरा ना, ऐसे ही मेरा मतलब खुश रखने के लिए। नहीं सर, नहीं करते नहीं सर, सर, आप सच्ची चाहे कहते हो एकदम। रिकॉर्डिंग्स देख लेना। रिकॉर्डिंग देख, अच्छा किसका रिकॉर्डिंग देख? आकाश वाली सर, उसकी रिकॉर्डिंग होती है ना क्लासेस की। बहुत ब्रीफ में पढ़ाते हैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक लगता है कि तुम लोग मेरा झूठ मूठ तारीफ तो नहीं करते हो कि सर खुश रहा करें, हाँ मजाक उड़ाते नहीं ना हो। सर। नहीं सर। देखो U इक्वल टू, आप अच्छा ठीक है, मजाक जोक से पार्ट, कॉन्सेंट्रेट हियर। U इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नहीं, अब फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं पूछा हुआ, बस ये पूछा हुआ है कि इसमें क्या क्वेश्चन में, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ए और बी का साइन नहीं दे रखा है। बस ये पूछा हुआ है कि फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी।
फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। देखो एक बात तो तय है ना कि आप एक काम करें, पहले इस क्वेश्चन करें, इसके बाद मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन दूंगा। फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बताएं। कैसे बताएंगे बताइए? फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताएंगे आप लोग? अरे समझ भूल गया क्या तू लोग? क्या करेंगे बताओ इसमें? गाइस आर यू हियर और गॉन? कहाँ चला गया? यस सर। फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, कैन यू सॉल्व इट एवरीबॉडी? महक सर लंबा मेथड तो पता है, छोटा मेथड ढूंढ रहे हैं। देखो लंबा कुछ नहीं है। क्या लंबा लग रहा है बताओ? इसमें क्या लंबा दिख रहा है? डेरिवेटिव सर निकाल पहले के डेरिवेटिव करा सर, फिर डबल डेरिवेटिव करके चेक करा, डबल मैक्सिमम डेरिवेटिव आएगा करके मिनिमम आएगा, तुम फिर लोग डबल डेरिवेटिव का जीरो क्या डाल है कि तुम लोग सर भाई मैथमेटिशियन से पढ़ रहे हो, ठीक है? तो अब तुम लोग ट्रिक बताने वाला हूँ, समझो फिजिक्स में करते हैं डबल डेरिवेटिव, क्योंकि उनको आगे कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, ठीक है? देखो तुमने क्या किया होगा, डी बाई डी एक्स निकाला, करेक्ट? डी बाई डी एक्स निकाला, यस सर। इसको जीरो कर, हाँ सर ऐसे ही करने वाला था। Yes, sir. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे डी बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो इसको तुम डिफरेंशिएट करो तो a और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, क्या याद है तुम लोगों को? नहीं याद है? याद है सर। देखो अब फिजिक्स में सब लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, एक्स के पावर -2 लिखते, फिर n एक्स के पावर n-1 कर देते, फिर इसको Yes, ऐसे sir. कर देते -2 upon x और फिर इसको तुम लोग ऐसे ही किए थे। हाँ सर इसलिए कोई छोटा मेथड ढूंढ रहा था, ये लंबा चाहता। तो अब मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैं मैथ्स हूँ, फैकल्टी मैथ्स का टीचर हूँ। देखो याद रखो तुम लोग, 1 अपॉन एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस n अपॉन एक्स के Minus n upon x n minus 1 1 होता है, ठीक है? याद रहेगा ये चीज? बताओ यस सर। याद रहेगा सबको? ये हो यस सर। देखो -2 अपॉन एक्स क्यूब ये हो गया, और यहां पर ये देखो 1 अपॉन एक्स है, इसका क्या बन जाएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो। एक लाइन का क्वेश्चन है बस। -2a अपॉन एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर ये हो गया 2a अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 2a अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू ये हो गया b अपॉन एक्स स्क्वायर, एक कट जाएगा। तो क्या x की वैल्यू यहां पर 2a बाई बी आ 2a upon b। Yes, sir. सर ये ठीक है सर, इससे छोटा मेथड नहीं है। एक मिनट रुको, हम इसको आगे डिफरेंशिएट डबल डेरिवेटिव चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो रूल ये है कि डेरिवेटिव करने के बाद x की वैल्यू 2 आ जाती, मान लो एक x1 आता एक x2 आता, तो कंफ्यूजन होता किस पे मिनिमम किस पे मैक्सिमम। बट एक ही पॉइंट आया तो जो भी होना होगा इसी पे होगा। आ रही बात समझ में? डिफरेंशिएट करने के Yes, sir. बाद यदि एक ही पॉइंट आती है तो आगे आपको डबल डेरिवेटिव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी घटना घटेगा ही घटेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यहीं पर मिनिमम Yes, sir. होगा, यहीं पर मैक्सिमम होगा। अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द मिनिमम ना, इसका मतलब इसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी, दैट्स इट। तो हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्या करो, x इक्वल टू वैल्यू आप पुट कर दो और u निकाल लो। Put आप कर ये देंगे कर इसको। सकते हो कि u मिनिमम जो हुआ क्या हुआ, निकाले फटाफट इसको। a अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2a बाई b का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस b और ये हो गया 2a बाई b स्क्वायर के ऊपर ले जाओ तो a इंटू बी स्क्वायर अपॉन ये हो गया आपका 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, एक a से एक कट गया तो b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a चला आएगा। यस सर। इसका मतलब कि ये आपकी मिनिमम एनर्जी आ गई, दैट्स इट। यही क्वेश्चन था और कुछ खास नहीं था। सर ये ठीक है सर, इससे छोटा मेथड नहीं है। इससे छोटा मेथड तो शायद नहीं, इतना काम आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है? अच्छा सर। ज्यादा कंफर्टेबल मत जाओ। नहीं सर इससे छोटा ढूंढ रहा था मैं। नहीं यस सर, कर हम भी यही रहते। हाँ सर ये तो पता था। नहीं तो आगे आप लोग उसका ये कर रहे थे ना, डबल डेरिवेटिव कर रहे थे, आपको याद है? नहीं सर बिना डबल डेरिवेटिव के ही कर रहा था क्योंकि एक ही वैल्यू थी। हाँ तो मैंने बताया कि एक्स की वैल्यू 1 आती है ना, फिर आपको वहां पर डबल डेरिवेटिव करने की आवश्यकता नहीं है। यही जो होगा आपका मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है? गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब जो Yes, yes, sir. लास्ट टॉपिक है वो है पावर ऑफ अ फोर्स।
पावर ऑफ अ फोर्स। तो इसमें कोई खास है नहीं, बस सिंपल सी चीज है। यहाँ पे जो वेरिएशन बता रहे हैं हम लोगों को, पावर ऑफ फोर्स क्या होता है लिख लो। देखो इसको डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट डाउन हियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क with respect to time is called power। ठीक है, मतलब पावर इक्वल टू होगा आपके पास dw बाई dt। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, dw बाई dt। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है पता है तुम लोग को? एवरीबॉडी, वॉट। वॉट होता है। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट आपका वॉट होता है। तो पावर इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बताओ वर्क डन का कैसे लिखते हम लोग? क्या वेक्टर, सॉरी वेक्टर क्यों लगा रहा हूं, क्या हम लोग वर्क डन को वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स लिखते हैं? टेल मी गाइस एवरीबॉडी, लिखते हैं क्या? जी सर। तो क्या हम पावर कैसे लिख सकते हैं? जो फॉर्मेट चेंज होगा, पावर पी इक्वल टू डी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स dt कर दिया। फोर्स को बाहर निकालो तो एफ डॉट वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर एक्स अपॉन डी टी, ये क्या कहलाता है? dx बाई dt क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी, तो ये भी फॉर्मूला यूज होता है पावर का। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? एवरीबॉडी प्लीज टेल, एफ वी कॉस लिख सकते हैं? यस सर। अब बताओ, मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। पावर जो है फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्शन पे। अब बताओ कि यदि यहां पर थीटा 0 डिग्री होता है तो पावर क्या होगा आपका? एफ वी। ये FV। मैक्सिमम पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मैक्सिमम पावर इतना डिलीवर होगा यहाँ पर। मतलब होना क्या चाहिए कि पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स और पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम। ठीक है, यदि मान लो थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? Zero। पावर 0, मतलब वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में और फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये हो गया 0। थीटा को 180 डिग्री ले लिया तो पावर क्या होगा? मिनिमम Minus पावर, FV। नेगेटिव एफवी। ये सबसे मिनिमम पावर। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी इधर है और यहाँ पर आपका ये सब फोर्स इधर लग रहा है। मींस वेलोसिटी एंड पावर, वेलोसिटी एंड फोर्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ये सब पढ़ जाएगा तुम लोग क्लास में ये सब, तो राइट? यस। यस इसमें सर। तो कोई खास है नहीं, इतना वेरिएशन है नहीं। ठीक है, इतना था। इसके बाद एक आता है एवरेज पावर। एवरेज पावर लिख लो यहाँ पर। एवरेज पावर जो होता है पी एवरेज, इसमें डिफाइन करते हैं यहाँ पर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम होगा इसका, सो एवरेज पावर जो होगा वो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एवरेज पावर पूछा जाता है, फिर भी आप यहाँ पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट। ए बॉल ऑफ, आप लोग करके दिखाएं इसको, सिंपल सिंपल, पावर को लेकर ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बनेंगे तो मैं आपको दूंगा सवाल। ए बॉल ऑफ मास 1 kg is dropped, a ball of mass 1 kg is dropped from a tower. Find power of gravitational force. Find power of gravitational force at time t equal to 2 second, g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करके दिखा फटाफट सब लोग। हाइट ऑफ टावर नहीं है। क्या? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर नहीं है। हाइट ऑफ टावर क्यों चाहिए? 200 वॉट्स। 200 वाट द करेक्ट आंसर। सब लोग करके दिखा, देखो सॉल्व कर दो। एक बॉल Okay, है, sir। एक बॉल है, इसको माधव सब सो गया क्या है? जी सर। सब लोग अकेले छोड़ के चला गया सब मेरे को। हाँ, नहीं सर। कौन कौन बचा है? वाह क्या बात, इतने लोग हैं अभी मेरे साथ। हनी, हनी, हाँ सर, जाग रही हूँ।
Yes, क्लियर है बेटा? हाँ देखो, ये है बॉल, ठीक है, तो बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो किससे ड्रॉप किया गया है? यहाँ से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? v इक्वल टू u प्लस at, लगाएंगे ना फॉर्मूला। अब ड्रॉप किया गया, तो जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो इसका स्पीड क्या लेते हैं? 0 लेते हैं क्या? टेल मी गाइस। यस सर। सर v इक्वल्स टू 80। एक्सेशन 10 रहेगा, 10 into 2 तो 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी। तो उस वक्त पावर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। क्या उस इंस्टेंट पे ग्रेविटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों का सेम है क्या? चेक इट गाइस। यस सर। मतलब ग्रेविटी भी नीचे, स्पीड भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे। यहाँ पर हम लिखेंगे एफ वी लिख देंगे, तो mg इंटू वी लिख देंगे। mg कितना, मास कितना रहेगा इसका? 10। 1 kg। तो 10 ले लिया और वी कितना आ गया? 20 चलाया तो 200 वाट चलाया, ठीक है। सो दिस इज द पावर डिलीवर्ड, ओके।